चलिए, तभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, बिहार बोर्ड 10th क्लास पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस कौन चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 2 यानी सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, ठीक है। और ये लेक्चर 9 है। इससे पहले कितना लेक्चर हो चुका है, 8, जिसमें 4 लेक्चर में थ्योरी पढ़े हैं लोग और बाकी 4 में क्या किए हैं लोग, प्रैक्टिस किए हैं लोग। उसी तरह आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे लोग, और जितना थ्योरी पढ़ेंगे लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे लोग, उससे रिलेटेड जितना एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है और जितना लघु उत्तरीय प्रश्न हो सकता है, उसे भी क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे लोग, ठीक है। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। देखिए लिखा गया है टॉपिक्स टू बी कवर टुडे। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे लोग, क्या सीखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, ठीक है। फिर लिखेंगे पंचायती राज का विकास, इसका विकास कैसे हुआ, किस राज्य में शुरू हुआ, कब कैसे बना, संविधान में इसको कब कैसे ऐड किया गया, ये सब देखेंगे लोग। उसके बाद से क्या पढ़ना है, बिहार में पंचायती राज, तब बताइए बिहार में पंचायती राज किया कैसा संरचना है, त्रिस्तरीय संरचना। बिहार में पंचायती राज का कैसा संरचना है, त्रिस्तरीय संरचना, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, ग्राम पंचायत, दूसरा क्या है, पंचायत समिति, तीसरा क्या है, जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत किस स्तर का है, ग्राम स्तर का है। पंचायत समिति किस स्तर पर होता है, प्रखंड, प्रखंड यानी जिसे हम लोग ब्लॉक बोलते हैं लोग। जिला परिषद किस स्तर पर होता है, जिला स्तर पर होता है, ठीक है। अब इन तीनों में आज हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे लोग, तो ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्लास में इन सब के बारे में देखा जाएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। थोड़ा सा इसके बारे में परिचय है, ध्यान सुनिएगा लोग, ठीक है। परीक्षा में पंचायती राज व्यवस्था सब क्या समझते हैं, ये सब बात क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं लोग, ठीक है। चलिए तो लिखा गया है पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण की प्रणाली है। सत्ता का विकेंद्रीकरण पढ़ाया गया था, इसके बारे में पढ़ते लो ना। तो बोला गया ये भी क्या है, एक विकेंद्रीकरण की प्रणाली है। तो बताइए किस स्तर पर लागू होता है, केंद्र स्तर पे कि राज्य स्तर पे या स्थानीय स्तर पे, स्थानीय स्तर पर। तो पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण की प्रणाली है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को दी जाती है, ठीक है। अब लिखा गया है इससे क्या फायदा होता है बाबू, तो इससे स्थानीय जनता अपने क्षेत्र की जरूरतों और समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर कर सकती है। अब कोई स्थानीय समस्या है तो क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देखने आएंगे लोग, तो इसलिए स्थानीय समस्या कोई हो या स्थानीय कोई विकास का काम करना हो, तो इसके लिए स्थानीय स्तर पर क्या किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है, ठीक है। यह लिखा गया है इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाना और शासन में पारदर्शिता और सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। जब स्थानीय स्तर पर भी लोग क्या करेंगे, राजनीति में पार्टिसिपेट करेंगे, इससे क्या होगा, शासन में पारदर्शिता क्या बढ़ेगा, पारदर्शिता बढ़ेगा और सहभागिता यानी भाग लेने वाला जो चीज है बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पंचायती राज का विकास, आखिर इसका विकास कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुआ, ठीक है। तो लिखा गया पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत बलवंत राय मेहता, ध्यान दीजिए बलवंत राय मेहता समिति, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए। तो पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 में। किस राज्य में हुआ था, राजस्थान। राजस्थान में कौन जिला में, नागौर जिले से हुई थी। किताब में पढ़े हैं सब लाइन पहले देखा लिखा गया है पंचायती राज का औपचारिक शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से हुई, ठीक है। फिर यहाँ पॉइंट लिखा गया समिति ने त्रिस्तरीय ढांचे, अब समिति ने किसका प्रस्ताव रखा, त्रिस्तरीय ढांचे का सुझाव दिया। तो त्रिस्तरीय ढांचा मैंने क्या होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अभी कुछ पुलिस के बारे में देखें तो ग्राम पंचायत किस स्तर पर होता है, ग्राम स्तर पर होता है यानी गांव का स्तर पर होता है। पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर होता है, जिला परिषद जिला स्तर पर होता है, ठीक है। तो ये जो समिति था कैसा ढांचा का प्रस्ताव दिया, सुझाव दिया, त्रिस्तरीय ढांचे का सुझाव दिया, ठीक है। अगला पॉइंट लिखा गया यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन समय समय पर किया जाता है ना, तो संविधान में कौन सा संशोधन का बात कर रहा है, 73वें संविधान संशोधन कब किया गया था, 1992। कभी हम ये पूछ सकते, बताइए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया था, 1992 में, ठीक है। तो इन संशोधन में क्या किया गया, तो बोला जा रहा है यहाँ पर इस संशोधन द्वारा पंचायतों का संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायतों को क्या मिला, संवैधानिक दर्जा। तो बताइए सवाल है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला, 1992 में, ठीक है। कौन संशोधन के तहत मिला, 73वां संशोधन के तहत मिला, ठीक है। और भाग 9 संविधान के कौन भाग में,
भाग 9 में वो अनुसूची जोड़ा गया। कौन सा अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय पंचायत क्षेत्र अधिकार में है। अब बताइए, संविधान के भाग 9 में कौन अनुसूची जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची में पंचायत के कितने क्षेत्र अधिकार है? 29 विषय पंचायत क्षेत्र अधिकार में आते हैं। कितने विषय आते हैं? राइट। तो पंचायत के क्षेत्र अधिकार में कितने विषय आते हैं? 29 विषय। यह 29 विषय अनुच्छेद कौन अनुच्छेद में है? 11वीं अनुच्छेद में है। और 11वीं अनुच्छेद कौन भाग में है? भाग 9। आइए मेरे बात समझे। तो भाग 9 के 11वीं अनुच्छेद में पंचायत के 29 विषय का क्या किया, मैंने पंचायत क्षेत्र अधिकार में रखा गया। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिखा गया है बिहार में पंचायती राज किसी संरचना है? त्रिस्तरीय संरचना। ठीक है, तो पहला वही है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जल परिषद। कौन किस स्तर का सब पता है? अब यानी कि प्रत्येक का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। यानी प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होता है। आप जानते भी हैं लोग, ग्राम पंचायत का भी होता है, पंचायत समिति का भी, जिला परिषद का। ठीक है, किस दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा गया है ग्राम पंचायत। क्या लिखा गया है? ग्राम। अब यानी किसके बारे में पढ़ना है? ग्राम पंचायत के बारे में। तो सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे लोग? ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो लिखा गया है ग्राम पंचायत ग्रामीण स्वायत्त संस्थाओं का सबसे निचला एवं महत्वपूर्ण स्तर है। ग्राम पंचायत क्या है? सबसे निचला एवं महत्वपूर्ण स्तर है। ये लिखा गया 7000, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम में सवाल आता है ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, ये लाइन याद होना चाहिए। ठीक है, तो लिखा गया है 7000 की औसत आबादी। औसत आबादी मैंने लगभग में कितना आबादी होना चाहिए? 7000। और ग्राम पंचायत का गठन होता है। और एक और बात बताते हैं, इसमें जो भी डेटा यूज किया है, कौन सा डेटा यूज किया गया? किताब वाला डेटा यूज किया गया है। अब बताइए 7000 की आबादी, बट आजकल हम देखते हैं पंचायत में क्या है, 7000 से ज्यादा ही आबादी है कि नहीं? तो हम लोग वही डेटा यूज किए हैं जो किसमें? किताब में लिखा गया है। ठीक है, चलिए, तो लिखा गया 7000 की औसत आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन होता है, जिसमें कितने वार्ड होते हैं? 15 से 16 वार्ड होते हैं। और प्रत्येक वार्ड की आबादी लगभग कितनी होती है? 500। तो वार्ड का गठन लगभग कितने आबादी पर होता है? 500 पे। अब ऐसे कितने वार्ड? 15 से 16 वार्ड। तो 15 से 16 वार्ड मिलाएंगे, मानिए 15 वार्ड है तो लगभग 7500 हुआ। तो 75 से नहीं, लगभग कितना हुआ? 7000। तो 7000 की औसत आबादी पर किसका गठन होता है? ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत में लगभग कितने वार्ड होते हैं? 15 से 16 वार्ड होते हैं। और बताइए प्रत्येक वार्ड में लगभग कितने लोग होते हैं? 500 लोग होते हैं। वेरी गुड। ये लिखा गया ग्राम पंचायतों का प्रधान कौन होते हैं? मुखिया। कौन होते हैं? मुखिया। तो ग्राम पंचायतों का प्रधान मुखिया होते हैं, और उनकी सहायता के लिए एक उप मुखिया का पद सृजित किया गया है। उप मुखिया का पद बनाया गया है। यानी सीधी सी बात है, मुखिया के सहायता के लिए कौन होते हैं? उप मुखिया होते हैं। कौन होते हैं? और पता है ना उप मुखिया, अच्छा हम लोग उप मुखिया चुनाव करते हैं, मुखिया चुनाव करते हैं? तो हम लोग मुखिया का चुनाव करते हैं लोग प्रत्यक्ष रूप से, और वार्ड का चुनाव करते हैं। प्रत्येक वार्ड देखते हैं, बहुत से लोग वार्ड में उठते हैं लोग। अब ऐसे सभी वार्ड में कोई ना कोई वार्ड सदस्य होंगे जो जीत के आएंगे लोग। तो मान लीजिए कितने? 15 वार्ड है पंचायत में। अब 15 में एक वार्ड सदस्य नहीं होंगे। ये 15 वार्ड में से ना कोई एक आदमी क्या बनेंगे? उप मुखिया बनेंगे। वार्ड सदस्य ही क्या बनते हैं? उप मुखिया बनते हैं। ठीक है, अब कौन बनेंगे? तो ये लोग मिलकर डिसाइड करें। इन लोगों में ज्यादा वोट जिनको मिलेगा वो क्या बनेंगे? उप मुखिया बनेंगे। क्या बनेंगे? उप मुखिया बनेंगे। आया मेरी बात समझ में? यहाँ देखिए लिखा गया है। तो ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया होते हैं। मुखिया की सहायता के लिए कौन होते हैं? उप मुखिया। आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, सिंपल। ग्राम पंचायतों का प्रधान मुखिया होते हैं, और उनकी सहायता के लिए उप मुखिया होते हैं। हर पंचायत में सरकार की ओर से एक पंचायत सेवक नियुक्त होते हैं। अब इसका हम लोग चुनाव नहीं करते हैं, ये लोग पढ़ लिख के एग्जाम निकल के आते हैं, पता है ना आप लोगों को। तो सरकार क्या करते हैं? पंचायत सेवक नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार द्वारा। हर एक पंचायत में पंचायत सेवक होते हैं, जो किसके रूप में काम करते हैं? सचिव। सचिव की भूमिका निभाते हैं। यानी बोल सकते हैं पंचायत सचिव। क्या बोल सकते हैं लोग? तो पंचायत सचिव बताइएगा, हम लोग चुनाव करते हैं लोग नहीं। ये लोग क्या होते हैं? एक तरह से मैंने क्या बोलते हैं, सर अधिकारी हैं जो एग्जाम निकाल कर आते हैं। ठीक है, क्या इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है? नहीं होता है। आई मेरी बात समझे? देखिए आगे लिखा गया है प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर जगह आरक्षित करने का प्रावधान है। बहुत बढ़िया लाइन, ध्यान देंगे। अब देखिए ग्राम पंचायत में आरक्षण का भी प्रावधान है। आरक्षण 2 तरीके से दिया था, एक जाति के आधार पर और एक महिलाओं के लिए स्पेशल आरक्षण है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए
किसके आधार पर? उनकी जनसंख्या के आधार पर किसका प्रावधान है? आरक्षण, यानी आरक्षित करने का प्रावधान। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट के लिए बहुत इंपोर्टेंट लाइन, ध्यान दो। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006, ध्यान दो, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में आधा सीट, पूरा सीट में लगभग कितना सीट? आधा सीट माने कितना प्रतिशत? तो लिखा गया लगभग, अर्थात 50% के आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, तो बताइए, तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण है? 50% आरक्षण है। अब बताइए, यह जो आरक्षण दिया गया किस अधिनियम के तहत दिया गया? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 समिति को। तो महिलाओं को जो 50% आरक्षण है किस अधिनियम के तहत है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। मानिए सवाल से पूछे बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की विशेषता को बताएं, तब क्या लिख देंगे? लिख देंगे लोग, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में आधा सीट अर्थात 50% आरक्षण का प्रावधान। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिखा गया है, मुखिया या उप मुखिया के पद से हटने या हटाने, ये दो लाइन लिखा गया यहाँ पर, दो बात लिखा गया है, एक लिखा है हटने, एक लिखा हटाने, दोनों मंत्र ही नहीं है। एक होता है स्वयं अपनी इच्छा से हट जाए, एक होता है कि कोई आपको हटाए। मेरे पास में रहा है ना, तो मुखिया या उप मुखिया के पद से हटने या हटाने की प्रक्रिया। तो बताइए, मुखिया उप मुखिया अपने पद से यदि उनको हटाना है या हटना है, कितना तरीका है? दो तरीका है। एक है स्वेच्छा से इस्तीफा, वो अपने आप से क्या देते हैं? इस्तीफा दे दें। पढ़े लो रेजिग्नेशन लेटर, इसका मतलब समझते ही नहीं समझते हैं लोग, इस्तीफा समझते हैं इस्तीफा। तो लिखा गया है स्वेच्छा से इस्तीफा, स्वेच्छा से रिजाइन करना समझते हैं लोग, राइट। तो लिखा गया है मुखिया या उप मुखिया त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। यदि वो अपना त्याग पत्र स्वयं दे तो पद छोड़ सकते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन, किसको त्याग पत्र देंगे? क्या जनता को त्याग पत्र देंगे? तो सुनिए, त्याग पत्र कहाँ देना होता है? त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देना होता है। तो बताइए, मुखिया या उप मुखिया को जो त्याग पत्र देना होता है किसको देना होता है? जिला पंचायती राज पदाधिकारी किसको देना होता है? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। ठीक है, अब अगला लिखिए अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान दीजिए। यदि ग्राम पंचायतों के सदस्य 2/3 बहुमत से मुखिया या उप मुखिया के खिलाफ कौन प्रस्ताव पारित कर दे? अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो मुखिया या उप मुखिया अपने पद से हटाए जा सकते हैं। यदि जितना जनसंख्या इसकी कितने तिहाई? 2/3 लोग क्या करें? मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दे तो उनको हटना पड़ जाएगा। उप मुखिया को हटाना है तो आप बताइए, जनता ने जो वार्ड चुना है, तो एक वार्ड जो बोल रहा है, मान लीजिए वार्ड के सभी लोग बोल रहे हैं, तो मान लीजिए 15 वार्ड है, इसमें एक उप मुखिया, एक आदमी क्या है? उप मुखिया। अब बाकी 14 वो 14 को, इसमें 2/3 उप मुखिया, 2/3 वार्ड क्या बोल दे कि ना ये उप मुखिया के रूप में अच्छा काम नहीं करेंगे, हटना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? हटना पड़ जाएगा। बस में रहा है ना? चलिए, तो यदि 2/3 लोग अविश्वास प्रस्ताव जारी कर दें तो मुखिया को हटना पड़ेगा। और ये जो वार्ड है ना, वार्ड 14 जो वार्ड बचे, इसमें 2/3 वार्ड क्या करे? बोल दे कि उप मुखिया रूप में अच्छा नहीं, इनको हटना चाहिए, तो हटना पड़ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ग्राम पंचायत की समस्या सामान्य कार्य, ग्राम पंचायत के सामान्य कार्य निम्नलिखित है। बहुत बढ़िया लाइन, एग्जाम में सवाल आ गया, ग्राम पंचायत कार्य को लिखा। ठीक है, तो बताइए ग्राम पंचायत के सामान्य कार्य को लिखा गया यहाँ पर 4। एक नंबर क्या है? पंचायत क्षेत्र के विकास हेतु वार्षिक योजना और वार्षिक बजट तैयार करना। ठीक है, दूसरा काम लिखा गया है प्राकृतिक आपदा, जैसे में बाढ़, सुखाड़ या सूखा बोल सकते हैं, भूकंप आदि के समय ग्रामीणों को सहायता पहुंचाना, ग्रामीणों को सहायता पहुंचाना। तीसरा काम यह है सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना। सार्वजनिक संपत्ति समझते हैं लोग, तो सभी का अधिकार होता है, सरकारी संपत्ति भी बोल सकते हैं। अब बहुत बार क्या देखते हैं, कोई सरकारी जमीन होता है, उसको कुछ लोग अतिक्रमण कर लिए रहते हैं, यानी कब्जा कर लिए होते हैं। अब उसको हटाना, ये भी किसके कार्य में आता है? ग्राम पंचायत के कार्य में आता है। ठीक है, लास्ट लिखा गया 4 नंबर, स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्य के रूप में, जैसे में गांव की सड़क, तालाब, सफाई, विद्यालय आदि में सहयोग करना। तो ये सभी के सभी किसके कार्य हैं? ग्राम पंचायत कार्य। ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत की शक्तियां निम्नलिखित हैं। अब ग्राम पंचायत की शक्ति की बात कर रहा है, तो कितना शक्ति की बात यहाँ किया गया है? 3। एक नंबर क्या है? संपत्ति से संबंधित अधिकार। 2 नंबर क्या है? कर लगाने की शक्ति। 3 नंबर क्या है? राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अधिकार। ध्यान देंगे,
तो पहला है संपत्ति से संबंधित अधिकार, इसमें दो बात लिखा गया है, संपत्ति अर्जित करना, धारण करना और उसका निपटान करना। दूसरा है पंचायत की ओर से संविदा, संविदा माने क्या होता है, एग्रीमेंट। इसको आप सीधी बात, कोई बोले संविदा क्या है तो बोल देना कानूनी समझौता, सिंपल सी बात है। क्या बोल सकते हैं, कानूनी समझौता को हम लोग क्या बोलते हैं, संविदा बोलते हैं। एग्रीमेंट होता है, समझ लेते हैं पंचायत में कोई काम कराना है, रोड बनवाना है, कोई ठेकेदार को ठेका देंगे ना, तो वहां पे वो एग्रीमेंट बनता है, यानी संविदा के तहत काम दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं संविदा। तो देखो इसमें किसी को कानूनी समझौता को हम लोग क्या बोल सकते हैं, संविदा बोलते हैं। ठीक है, चलो, यानी कि कर लगाने की शक्ति, टैक्स लगाने की शक्ति। तो यहाँ पहला क्या लिखिए, तो वार्षिक कर, जैसे में जल कर, स्वच्छता कर। और क्या लिखे तो मेलों हाटों में प्रबंधन कर, मेला समझते हैं लोग, और हाट, हाट माने बाजार, हाट माने क्या होता है, तो बहुत से बाजार क्या होते हैं, सरकारी बाजार होते हैं, और वहां जो टैक्स कलेक्शन होता है वो कौन करता है, पंचायत, पंचायत करता है। ठीक है, लिखा गया है प्रबंधन कर। फिर ये वाहनों के निबंधन पर शुल्क, पंचायत क्षेत्र में चलाए जा रहे व्यवसाय और नियोजन पर कर। बहुत सारे व्यवसाय होते हैं ना जिनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, किसके थ्रू, पंचायती राज अधिनियम के थ्रू क्या होता है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। बहुत सारे व्यवसायी, तो ये सभी चीजों के से भी क्या होता है, जो टैक्स मिलता है किस हो जाता है, ग्राम पंचायत हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा गया है राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अधिकार। क्या लिखा गया है, संचित निधि, क्या लिखा गया यहाँ पर, संचित निधि से अनुदान प्राप्त करना। ज्यादातर पता है यहीं से जो अनुदान मिलता है उससे क्या होता है, ज्यादातर कार्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। तब किताब में कितना अंग का बात किया गया है, 4 अंग। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के मुख्यतः कितने अंग है, 4 अंग है। कौन कौन, तो पहला है ग्राम सभा, पहला क्या है, दूसरा क्या है, मुखिया, दूसरा क्या है, मुखिया। 3 नंबर क्या है, ग्राम रक्षा दल, और लास्ट 4 नंबर क्या है, ग्राम कचहरी। क्या है, ग्राम कचहरी। तो बताइए, तो ग्राम पंचायत के प्रमुख कितने अंग है, 4 अंग है। तो मुखिया के बारे में तो पुस्तक हम पढ़ लिए लोग, पढ़े चलो ना, चलिए देखते हैं वन बाई वन सब। तो ग्राम सभा, ध्यान देंगे लोग, लिखा क्या है, यह ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, व्यवस्थापिका सभा है। पंचायत क्षेत्र के सभी 18 वर्ष से अधिक आयु के स्त्री पुरुष ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यानी पंचायत में जितने भी लोग, चाहे स्त्री या पुरुष कोई भी हो, कितने वर्ष से अधिक है, यानी वोट देने की उनके पास अधिकार है, 18 वर्ष से अधिक है, वो सभी के सभी क्या होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। क्या आप अपने ग्राम सभा के सदस्य हैं, नहीं, आप लोग नहीं, क्यों, आप लोग उम्र 18 वर्ष नहीं हुआ है। हम है कि नहीं है, हम हैं, क्योंकि हमारा उम्र क्या है, 18 से ज्यादा हो गया है। देखिए क्या लिखा गया है। अब देखिए ध्यान से, ग्राम सभा के बारे में तो बता दी, तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, 18 वर्ष से आयु के, 18 वर्ष से अधिक आयु के क्या होते हैं, सभी स्त्री पुरुष क्या होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। फिर लिखा गया है बैठक, यानी जो ग्राम सभा का जो बैठक होता है वर्ष में कम से कम कितना बार होता है, 4 बार होता है। कहाँ होता है वो, वर्ष में कम से कम कितना बार होता है, 4 बार होता है। ठीक है, यानी बैठक बुलाने और अध्यक्षता करने का कार्य कौन करते हैं, मुखिया करते हैं। कौन करते हैं, मुखिया करते हैं। ठीक है, अब अगला पद लिखेंगे मुखिया के बारे में। तो ग्राम पंचायतों के प्रधान कौन होते हैं, ये बात पहले से जानते हैं लोग। फिर लिखेंगे मुखिया ग्राम सभा की बैठक बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता करते हैं। ये बात यहाँ मिला था कि ये मुखिया से रिलेटेड है कि नहीं है, ये बात यहाँ भी आप ऐड कर सकते हैं। कितना समझ गया, आए समझ में, आगे बढ़ते हैं। ग्राम रक्षा दल, ध्यान रखिए क्या लिखा गया है, ग्राम रक्षा दल। इसमें लिखा गया है यह गांव की पुलिस व्यवस्था है। गांव की क्या है, पुलिस व्यवस्था है। इसमें 18 से 30 वर्ष आयु वाले युवक शामिल हो सकते हैं। इसमें कौन शामिल हो सकते हैं, युवक लिखा है, युवक, युवती नहीं लिखा है, मेरे पास में रहा है ना। तो 18 से 30 वर्ष आयु वाले युवक शामिल हो सकते हैं। और यानी कि ग्राम रक्षा दल का एक नेता होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं लोग, दलपति। क्या कहते हैं, दलपति। तो ग्राम रक्षा दल के नेता को क्या कहते हैं लोग, दलपति कहते हैं। इसमें वो जिम्मेदारी होता है, क्या जिम्मेदारी होता है, तो इसके ऊपर गांव की रक्षा और शांति का उत्तरदायित्व रहता है। गांव की रक्षा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, और कैसे शांति बनाए रखा जाए इसका जिम्मेदारी इस दलपति पर रहता है। दलपति क्या करता है, इन सभी युवक को कंट्रोल करता है। तो उस दल का सबसे प्रमुख ही नहीं, तो एक नेता होता है दल का, जो उसका नेतृत्व करता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए लिखा है ग्राम कचहरी। क्या लिखा गया है, कोर्ट कचहरी के नाम सुने हैं लो ना। तो सबसे ऊपरी स्तर पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, पढ़े लो ना। जो सबसे निचला स्तर है वो कौन सा है, यही ग्राम कचहरी। क्या है,
पता है बहुत सारे फैसला ऐसे होते हैं ना जो कहाँ पर निपटाया जाता है, लेकिन आपको अगर बहुत बार क्या होता है ना, लोग क्या बोलते हैं कोर्ट कोर्ट दौड़ते रहते हैं लोग, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब दौड़ते हैं, आप फाइनली कहाँ पर सुनवाई होता है, ग्राम कचहरी में आके निपटान होता है। बस में रहना। तो बहुत बार क्या होता है सुप्रीम कोर्ट भी क्या बोलता है, जाके इसको आप ग्राम पंचायत को स्तर पर कीजिए, इसका मैंने समाधान कीजिए। ठीक है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। तो बताइए तो कचहरी की दृष्टि से यानी न्यायपालिका पढ़े लो ना, न्यायपालिका में सबसे निचला स्तर कौन सा है, ग्राम कचहरी। सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तरीका क्या है, यह ग्राम पंचायत की अदालत है जिसे न्यायिक कार्य दिए गए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी स्थापित की जाती है, एक ग्राम कचहरी स्थापित की जाती है जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सरपंच तथा इसमें प्रत्येक 500 की आबादी के हिसाब से निर्वाचित पंच होते हैं। तो पता है आप लोगों को, अच्छा भाई सरपंच जो होते हैं सरकार लाता है कि हम लोग चुन के लाते हैं लोग, यानी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं लोग। इवन पंच का भी चुनाव हम लोग करते हैं। तो प्रत्येक वार्ड में क्या होते हैं, एक पंच होते हैं। क्या होते हैं, एक पंच। यानी कि 500 की आबादी, 500 आबादी में लोग वार्ड का ना बात कर रहा है। तो सुनिए, वार्ड में जैसे जब हम वोट देने आते हैं वोट, तो मुखिया का भी वोट होता है उसी समय, सरपंच का भी होता है, वार्ड सदस्य का भी होता है, समिति का भी होता है, जिला परिषद वाला भी होता है, और क्या बोलते हैं पंच का भी चुनाव होता है। इसे होता है पंच। तब वार्ड में प्रत्येक वार्ड में एक पंच होते हैं। अब पूरे पंचायत में कितने सरपंच होते हैं, एक सरपंच होते हैं। मेरे पास में रहना भाई 15 वो वार्ड, तो कितने पंच होंगे, 15 वो पंच होंगे। अरे पंच कहां पर है, प्रत्येक वार्ड में ना है, लेकिन सरपंच एक ही होंगे। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ग्राम कचहरी को दीवानी एवं फौजदारी दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्रदान किए गए हैं। बहुत बड़ा लाइन था। तो ग्राम कचहरी को किस क्षेत्र में अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो दीवानी क्षेत्र में भी, फौजदारी क्षेत्र में भी। तो दीवानी का मतलब बुझाता है कौन दीवानी, तो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। देखिए अब देखिए जो होता है ना, कभी मार झगड़ा होता है ये सब, या कोई समस्या उत्पन्न हो गया, समस्या का समाधान कराने जाएंगे, तो समस्या दो टाइप कितने हो सकते हैं, एक होता है दीवानी, एक होता है फौजदारी। तो दीवानी में क्या आता है, जिस मैंने क्या बोल सकते हैं, जिसमें मार झगड़ा ना हो, विवाद से संबंधित, तो हम क्या बोलेंगे दीवानी। जैसे कि मान लीजिए बात करते हैं, कोई आदमी है जो किराया पे नहीं कर रहा है, अब वहां पर जो विवाद होगा वो किस में आएगा, दीवानी में आएगा। टैक्स वगैरह नहीं दे रहे हैं, होता है ना, जमीन से रिलेटेड विवाद। तो जमीन से रिलेटेड जो विवाद, जिसमें मार झगड़ा नहीं हुआ है, खाली विवाद चल रहा है कि मेरा जमीन है मेरा जमीन है, वो सब किस में आएगा, दीवानी में आएगा। ठीक है, फौजदारी में क्या आता है, किसी को मार दिए, किसी को जान से मार दिए, किसी को जान से मारने की कोशिश की है, किसी को मार कर मुंह हाथ फोड़ दिए, ये सब किस में आता है, फौजदारी में। किसमें आता है, फौजदारी में आता है। क्या दोनों लाइन समझ में आया, ये दोनों बात क्लियर है। चलिए, तो ये दोनों क्षेत्र का अधिकार प्राप्त किसको, ग्राम कचहरी को। फिर क्या, सरपंच ग्राम कचहरी का प्रभारी होते हैं। तो बताइए ग्राम कचहरी के प्रभारी कौन होते हैं, सरपंच होते हैं। मान लीजिए बोले कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होते हैं, तो क्या बोलेंगे लोग, सरपंच क्या होते हैं। और ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होते हैं, मुखिया। कौन होते हैं, मुखिया। यहाँ ग्राम कचहरी का बात हो रहा है, इसे प्रभारी कौन है, सरपंच है। कौन है, सरपंच। वे सभी प्रकार का अधिकतम 10,000 यहाँ रुपया कर देंगे, लिख दीजिए यहाँ पर 10,000 रुपया। कितने रुपया तक, 10,000 रुपया तक के मामले की सुनवाई कर सकते हैं। तो सरपंच साहब कितना रुपया तक के मामले सुनवाई कर सकते हैं, उससे अधिक है तब वो जिला कोर्ट में जाना पड़ेगा। बस में रहा है ना। तो ये 10,000 रुपया तक। एक और बात हो सकता है कि अभी ये राशि बढ़ गया हो, बट अब किताब में कितना लिखा गया है, 10,000, इसलिए हम यही पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम कचहरी में एक न्याय मित्र और एक न्याय सचिव भी होते हैं। न्याय मित्रों एवं न्याय सचिवों के पदों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, बिहार। यानी हम लोग इनकी चुनाव नहीं करते हैं। क्या हम लोग न्याय मित्र चुनाव करते हैं, न्याय सचिव नहीं करते हैं लोग। ये सब क्या है, एग्जाम वजाम देकर एक तरह से एक नौकरी है जो आप लेके आते हैं लोग। ठीक है, लिखा गया है न्याय मित्र सरपंच के कार्यों में क्या करते हैं, सहयोग देते हैं, जबकि न्याय सचिव ग्राम कचहरी के कागजातों को रखते हैं। जो भी कागज पत्र है कौन रखते हैं, न्याय सचिव। तो बताइए, तो सरपंच के अलावा दो और चीज का बात किया है, किसे किसका, एक न्याय मित्र और एक न्याय सचिव। ठीक है, तो बताइए, तो एक कागजात किसके पास रहते हैं, न्याय सचिव के पास, और ये सरपंच साहब की मदद करते हैं, कौन, न्याय मित्र। अगला पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट है ना इससे अलग है, खाली समझिए बढ़िया से। लिखा गया है बिहार में ग्राम पंचायत की कार्यपालिका और
न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग रखा गया है। कार्यपालिका का मतलब समझते हैं लोग? अरे ग्राम पंचायत में कार्यपालिका का मतलब मुखिया जी जो भी काम कराते हैं वो सब किस में आता है? कार्यपालिका में। और न्यायपालिका माने जो ग्राम कचहरी वाला बात आ गया। तो ग्राम पंचायत में दोनों को अलग रखा गया। क्या रखा गया है? इस डिपार्टमेंट को मुखिया जी देखेंगे, उप मुखिया और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इस चीज को कौन देखेंगे? सरपंच साहब देखेंगे। लोग ऐसे पार्टिसिपेट कौन करेंगे? चल फिर बताइए, इस क्षेत्र को यानी कार्यपालिका क्षेत्र को कौन देखेंगे? मुखिया जी। और वार्ड स्तर पर इसका मतलब इसमें सहयोग कौन करेंगे लोग? तो जो भी उप मुखिया है और वार्ड सदस्य है इन लोग करेंगे। उसी तरह इसका बताइए कौन करेंगे? सरपंच साहब। न्यायपालिका की जिम्मेदारी सरपंच साहब को दिया गया है। और इसमें कौन कौन आ जाएंगे लोग? पंच। पंच समझते हैं ना, जो हर एक वार्ड में चुना गया है और कुछ सरकार भी नियुक्ति करके भेजा है। तो सरकार इसमें भी भेजा है और इसमें भी भेजा है। तो ये गलत है। इसमें किसको भेजा गया है? पंचायत सचिव का बात हुआ था। और इसमें किसका बात हुआ है? न्याय मित्र और न्याय सचिव। आई होप सभी बात समझ में आपको आ गया होगा। किसी दिक्कत इसमें? चलिए, तो इस तरह कर क्या होता है, आज का क्लास कंप्लीट होता है। ये देखिए ध्यान से, क्या लिखा गया है? VBI ऑब्जेक्टिव। और यहाँ क्या लिखा गया है? लघु उत्तरीय प्रश्न। तो जितना भी आज हम पढ़े हैं लोग, इसलिए जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, तो सब हम क्या करेंगे लोग? अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एक और बात आपको बता दें, हाँ सर, लघु उत्तरीय प्रश्न ही सिर्फ क्यों करते हैं? यदि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न क्लियर है तो दीर्घ उत्तरीय में क्या होता है? 3-4 को लघु उत्तरीय प्रश्न मर्ज होके आ जाता है। छोटा एग्जांपल से मान लीजिए सवाल आ गया लघु उत्तरीय में, ऐसे ग्राम सभा के बारे में लिखे, आ गया कि ग्राम कचहरी के बारे में लिखे, आ गया मान लीजिए जो रक्षा क्षेत्र था ना उसके बारे में पूछ दिया। अब सीधे एक दीर्घ उत्तरीय में सवाल आ गया कि वो क्वेश्चन जो पढ़े थे लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए तो ध्यान देंगे। अरे ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग क्या है? क्या देखिए तो, देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी लोग। तो सवाल है ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों के बारे में लिखिए। कौन नंबर सवाल बन गया? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन गया। 4 नंबर का आता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना नंबर का आता है आप लोग का? 4 नंबर का आता है। अब इसी में से ग्राम सभा के बारे में पूछ दे, इसके बारे में पूछ दे, 2 नंबर का बन सकता है। ठीक है, तो जब लघु उत्तरीय प्रश्न बढ़िया से कर लेते हैं, दीर्घ उत्तरीय भी हो जाएगा, या दीर्घ उत्तरीय करते हैं तो लघु उत्तरीय भी हो जाएगा। ठीक है, तो जितना पढ़ाए आज का काम क्या है? ये पूरा कंप्लीट करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, पढ़ना है, समझना और याद करना है। यदि आप इतना याद कर लेते हैं तो क्या होगा? जो अगले क्लास में लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु उत्तरीय करेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले ही से आता है। ठीक है, चलिए इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।